मार्केट विजार्ड सेक्शन 43। आप आमतौर पर कितने टाइम तक स्टॉक रखते हैं? मैं आमतौर पर अपने बड़े विनर्स को लगभग 6 से 12 महीने के लिए रखता हूं। जो शेयर उतने स्ट्रोंग नहीं होते उन्हें केवल 3 महीने के लिए रखता हूं और मेरे हारने वाले शेयरों को 2 वीक से भी कम टाइम के लिए रखता हूं। क्या आप जो स्टॉक खरीदते हैं उनका कोई उद्देश्य चुनते हैं? नहीं, मैं आमतौर पर तब तक इंतजार करता हूं जब तक स्टॉक खत्म न हो जाए, दूसरा बेस न बना ले और फिर टूट न जाए, तभी मैं लिक्विडेट कर देता हूं। क्या आपको लगता है कि लोगों को केवल मार्केट ऑर्डर का ही उपयोग करना चाहिए? एक सुस्त मार्केट में जो बस आगे पीछे ट्रेड कर रहा है, आप एक लिमिटेड ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में सोचते हैं कि स्टॉक एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है और यही एकमात्र कारण होना चाहिए कि आप शुरुआत के लिए स्टॉक खरीद रहे हैं, तो एक पॉइंट के 8वें हिस्से पर मोल भाव करने का कोई कारण नहीं है। बस स्टॉक खरीदें। यही बात नेगेटिव पहलू पर भी लागू होती है। यदि आपको लगता है कि स्टॉक गिरने वाला है तो उसे बेच दें। मैंने मार्केट ऑर्डर के बारे में सबक 1982 में सीखा, जब मैं टेक्सटोन को, जो $15 पर ट्रेड कर रहा था, $15.25 में खरीदने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन इसमें 1.5 अंक का अप मूव आया और मैं 16.5 पर स्टॉक खरीदने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका, जबकि मैं इसे एक दिन पहले $15 पर खरीद सकता था। वह स्टॉक अंततः $45 पर चला गया। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल का एक एलिमेंट किसी स्टॉक को तब खरीदना है जब वह नई ऊंचाई पर पहुंच जाए। क्या आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली फंडामेंटल स्क्रीनिंग सिचुएशन उस पॉइंट से पहले ही लागू नहीं हो गई होगी? कुछ मामलों में वे रहे होंगे, लेकिन मैं एक स्टॉक खरीदने की कोशिश कर रहा हूं जब आपके पास पैसा बनाने की सबसे अधिक संभावना हो। जब कोई स्टॉक बेस के निचले सिरे से वापस ऊंचे सिरे पर आ रहा है, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसे हाई लेवल के पास खरीदा और महीनों तक लॉस में बैठे रहे। उनमें से कुछ लोग समान टाइम पर भी बाहर निकलने में प्रसन्न होंगे और इससे बहुत अधिक प्रतिरोध पैदा होता है। तो एक स्टॉक जो नई ऊंचाई पर है, उसमें खुले चलने का क्षेत्र कहीं अधिक है। ठीक है, क्योंकि आपसे आगे कोई भी लॉस में नहीं है और पहले अपॉर्चुनिटी पर बाहर निकलना चाहता है। हर किसी को प्रॉफिट होता है, प्रत्येक कंसर्न खुश है। लेकिन इसका नेगेटिव पक्ष यह है कि यदि आप नई ऊंचाई पर पहुंचने का इंतजार करते हैं, तो कई बार मार्केट वापस ट्रेंडिंग रेंज में आ जाएगा। आप उन सिचुएशंस में चाबुक का शिकार होने से कैसे बचते हैं? आप वॉल्यूम से बहुत कुछ पता कर सकते हैं। यदि वॉल्यूम एक दिन दोगुना हो जाता है और स्टॉक एक नई ऊंचाई पर चला जाता है, तो यह आपको बता रहा है कि बहुत से लोग स्टॉक में रुचि रखते हैं और इसे खरीद रहे हैं। इसलिए विप शो होने से बचने के लिए फिल्टरिंग प्रोसेस के रूप में वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, यदि स्टॉक नई ऊंचाई पर चला जाता है लेकिन वॉल्यूम केवल 10% बढ़ता है, तो मैं सावधान रहता हूं। क्या आप इसे पहले दिन ही खरीद लेते हैं जब स्टॉक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है, या आप कुछ दिनों तक इसके स्ट्रॉन्ग होने का इंतजार करते हैं? जैसे ही यह नई ऊंचाई पर पहुंचे, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। यदि आप कोई स्टॉक नई ऊंचाई पर खरीदते हैं और फिर वह वापस लिमिट में आ जाता है, तो आप किस पॉइंट पर डिसीजन लेते हैं कि यह एक गलत ब्रेकआउट था? फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि एक स्टॉक जो $16 और $20 के बीच ट्रेंड कर रहा है, वह $21 पर जाता है और आप उसे खरीद लेते हैं। यदि 2 दिन बाद स्टॉक $19 पर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? यदि यह अपने बेस में पुनः एंटर करता है, तो मेरे पास कम से कम 50% पोजीशन में कटौती करने का रूल है। यदि यह अपने बेस में फिर से एंटर करता है, क्या आपका मतलब यह है कि भले ही यह बेस के टॉप सिरे के ठीक नीचे हो, या क्या आपको कुछ लोवेस्ट इंटर की आवश्यकता है? नहीं, यदि यह बस बेस में पुनः एंटर करता है, कुछ मामलों में यह टूट जाएगा और बेस के टॉप पर वापस आ जाएगा, लेकिन दोबारा एंटर नहीं करेगा। यह ठीक है और मैं स्टॉक के साथ रहूंगा। लेकिन यदि बेस का टॉप $20 था और यह वापस टूटकर $19 पर आ जाता है, तो मैं कम से कम आधी पोजीशन बेचना चाहता हूं, क्योंकि स्टॉक बढ़ नहीं रहा है। अक्सर जब कोई स्टॉक अपने बेस में वापस गिरता है,
तो वह बेस के निचले हिस्से पर वापस चला जाता है। एग्जाम्पल में यदि यह $21 के बजाय $19.25 हो जाता है तो यह अक्सर वापस $16 तक चला जाएगा। इसलिए आप अपना लॉस शीघ्रता से कम करना चाहते हैं। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप इस बुक को पीडीएफ में चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए किसी भी प्रोडक्ट लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल अप्रोच से क्या प्राइस का बेस में वापस जाना एक रिसेशन का इंडिकेटर है? हाँ, स्टॉक खरीदने के पहले दिन ही प्रॉफिट में होना चाहिए। वास्तव में पहले दिन प्रॉफिट होना सबसे अच्छे इंडिकेटर्स में से एक है कि आप ट्रेडिंग पर पैसा कमाने जा रहे हैं। क्या आप इन्वेस्टर्स डेली में उस टेबल का उपयोग करते हैं जो पिछले 50 डेज एवरेज वॉल्यूम लेवल के रिलेटिव वॉल्यूम में सबसे अधिक % ग्रोथ वाले शेयरों को लिस्टेड करती है? हाँ, मैं इसका उपयोग उन शेयरों का पता लगाने में मदद के लिए करता हूं जो तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप इसका उपयोग उन स्टॉक को वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं जिन्हें आपने पहले ही चुन लिया है? हाँ, जिन शेयरों को खरीदने में मेरी रुचि है उन्हें चुनने के लिए अपनी वीकली स्क्रीन बनाने के बाद मैं कभी कभी टाइमिंग सिग्नल के रूप में स्टॉक के उस कॉलम में आने का इंतजार करता हूं। क्या आप ट्रेडिंग टूल के रूप में वॉल्यूम का उपयोग करने के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? जब कोई स्टॉक जो ऊपर जा रहा है वह स्ट्रॉन्ग होने लगता है तो आप वॉल्यूम में कमी देखना चाहते हैं। आपको वॉल्यूम में डिक्लाइन का ट्रेंड देखना चाहिए। फिर जब वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगता है तो इसका आमतौर पर मतलब होता है कि स्टॉक तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए कंसोलिडेशन फेज में घटती वॉल्यूम अच्छी है। यदि आप बहुत अधिक वॉल्यूम देखना जारी रखते हैं तो क्या आप संभावित टॉप के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं? हाँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि बहुत से लोगों का स्टॉक खत्म हो रहा है। जब स्टॉक टूटता है तो आप वॉल्यूम में ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन स्टॉक कंसोलिडेट होने पर आप वॉल्यूम में कमी चाहते हैं। कोई दूसरे वॉल्यूम सिग्नल जो आप खोज रहे हैं? जब मार्केट या कोई स्टॉक लोवेस्ट लेवल पर होता है तो आप बढ़ी हुई वॉल्यूम के साथ साथ डिक्लाइन की ओर आगे की प्राइस प्रगति की पोजीशन देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि डाउ 2200 से गिरकर 2100 पर आ जाता है, अगले दिन 2085 पर ट्रेंड करता है और फिर बढ़ी हुई वॉल्यूम पर हायर क्लोज होता है, तो यह सपोर्ट दर्शाता है। इससे पता चलता है कि बहुत सारे खरीदार आ रहे हैं। स्टॉक के सिलेक्शन में आपने जिन स्क्रीनों का वर्णन किया है वे बेसिकली ओनिल की कैन स्लिम मेथड है। क्या आपने उनके अप्रोच में अपना कोई एलिमेंट जोड़ा है? हाँ, मुझे पता चला कि हमारी अधिकांश सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल रिकमेंडेशन 30 गुना से कम अर्निंग वाली प्राइसेस के साथ शुरू हुई। ओनिल का कहना है कि P/E यानी प्राइस और अर्निंग रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है कि कम PE रेशियो वाले शेयरों पर आपकी सक्सेस का रेशियो बहुत अधिक है, लेकिन मुझे लगता है कि PE रेशियो बहुत कम नहीं है। जब मैं कई PE रेशियो वाले शेयरों के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब ऐसे शेयरों से है जिनका PE रेशियो सम और S&P 500 PE रेशियो के 2 गुना तक है। इसलिए यदि S&P 500 15 गुना अर्निंग पर है तो आपको 15 और 30 के बीच PE रेशियो वाले स्टॉक खरीदने का एफर्ट करना चाहिए। एक बार जब आप S&P 500 PE रेशियो लेवल के 2 गुने से बहुत आगे जाना शुरू कर देते हैं तो आपका टाइम अधिक सटीक होना चाहिए। हाई PE रेशियो वाले शेयरों पर आप कुछ और मिस्टेक्स करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए क्या आप हाई PE रेशियो वाले शेयर से बचते हैं? हाँ, कई मामलों में मैं ऐसा करता हूं। सबसे प्रॉफिटेबल पोजीशन तब होती है जब आपको एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग ट्रेंड वाला स्टॉक मिलता है जो वाइड मार्केट रेशियो के अनुरूप PE रेशियो पर ट्रेंड कर रहा हो। यदि आप हाई PE रेशियो वाले शेयरों से बचते हैं तो क्या इससे आपको पूरे बायोमेडिकल ग्रुप की मूव को पकड़ने से नहीं रोका जा सकेगा? यह एक फैक्ट के कारण थोड़ा अलग था कि पूरा ग्रुप हाई PE रेशियो पर ट्रेंड कर रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि नई इंडस्ट्री के लिए एक्सेप्शन होना चाहिए? हाँ, आपको इन रूल्स के प्रति बहुत अधिक कठोर नहीं होना चाहिए। क्या बेसिक मार्केट बिहेवियर 1980 वर्सेज 1970 और 1960 के डेकेड में समान रहा है?
हाँ, एक ही प्रकार के स्टॉक टाइम टाइम पर काम करते हैं। यह बिल्कुल नहीं बदला है। हम 1960 के सबसे बड़े विनर शेयरों में से एक को ले सकते हैं और इसे 1980 के सबसे अच्छे शेयरों में से एक के साथ जोड़ सकते हैं और उनमें बिल्कुल वही विशेषताएं होंगी। क्या शॉर्ट सेलिंग के विषय पर आपके कोई आइडिया है? मुझे इसकी स्टडी करने के लिए अधिक टाइम और अधिक एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। हालांकि एक समराइज सिलेक्शन करने के लिए मुझे लगता है कि आपको उन सभी विशेषताओं को पलटना होगा जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छे डेवलपमेंट रिकॉर्ड के बजाय आपको 5 साल के खराब डेवलपमेंट रिकॉर्ड और घटती तिमाही अर्निंग पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉक को रिलेटिव स्ट्रेंथ खोनी चाहिए, तेजी के ट्रेंड को तोड़ना चाहिए और नए निम्न लेवल पर पहुंचना शुरू कर देना चाहिए। तो अभी आपने इस बुक के सेक्शन को सुना। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। hindioaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।